नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए इतिहास विषय की होगी और हम आज पढ़ने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट, आधुनिक भारत का इतिहास का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसके तहत हमने रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ लिया है और उसके पश्चात हम पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ेंगे जो 1784 ईस्वी में आता है। किस तरह बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे बंगाल में दीवानी और निजामत के अधिकार दोनों मिल जाते हैं और इसके द्वारा प्रशासनिक और दीवानी कार्य साथ साथ किया जाता है और उसके तहत ब्रिटिश की संसद का हस्तक्षेप बढ़ जाता है और उनके द्वारा भी भारतीय प्रशासन में रुचि ली जाती है और उनके द्वारा समितियां गठित कर दी जाती है और बोर्ड गठित किए जाते हैं और उनका हस्तक्षेप बढ़ता है और भारत में प्रशासन की नीतियां ब्रिटेन से तय होने लग जाती है। इसके तहत हमने पढ़ा था ब्रिटेन में किस तरीके से जो रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा था। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। कब आया था? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी। इसमें तय किया गया था कि भारत में किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था की जाएगी और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस तरीके से शासन किया जाएगा और नीति निर्माण किए जाएंगे। उसके तहत ये 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके हमने गुणों और अवगुणों के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में विशेषता की किस तरीके से जो बंगाल काउंसिल को सर्वे सर्वा बना दिया जाता है और बम्बई और मद्रास काउंसिल को उसके अधीन कर दिया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। एक संचालन समिति का गठन कर दिया जाता है जिसमें 24 सदस्य होते हैं और उनके द्वारा तय किया जाता है किस तरह शासन होगा और किस तरह कंपनी के शेयरधारकों हिस्सेदारों को वोट के लिए जो मतदान के लिए अधिकार दिया जाता है। जिन शेयरधारकों का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होता है 1000 पाउंड से कम व्यक्तियों का मतदान अधिकार छीन लिया जाता है और उसके पश्चात भारत में निर्माण जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनके द्वारा की जाती है। इसी तरह धीरे धीरे हमारे संविधान का विकास का आधार भी यही रहते हैं। ये संवैधानिक विकास का ही क्रम माना जाएगा। इसे आप संवैधानिक विकास के क्रम में भी ले सकते हो। अब प्रशासनिक परिवर्तन किस तरीके से किए ये तो उसमें क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट की जब रेगुलेट एक्ट बनाया जाता है इनके द्वारा तो रेगुलेट एक्ट में कई तरह की समस्याएं और कई तरह के दोष रह जाते हैं। उनको ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं के कारण ही दूसरे एक्ट का निर्माण किया जाए। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो 1773 ईस्वी से 84 ईस्वी तक इसी के द्वारा शासन किया गया था। किसके द्वारा? 1773 से 84 ईस्वी तक रेगुलेटिंग एक्ट की जो विशेषताएं थी उनके में जो प्रावधान और कानून बनाए गए थे उनके अनुसार ही कार्य किया जा रहा था। अब उन कार्यों में कई कमियां और दोष देखने को मिले तो इनकी वजह से क्या ये एहसास किया गया कि हमें दूसरा जो कानून और एक्ट बनाने की आवश्यकता महसूस की गई और एक दूसरा अध्यादेश लाने का प्रयास किया गया। भारत में किस तरीके से शासन व्यवस्था होगी उसी दौरान इस पिट्स इंडिया एक्ट का निर्माण होता है। क्योंकि बंगाल काउंसिल को अधिकार दिया गया था बम्बई और मद्रास काउंसिल पे पूरा का पूरा उसके अधीन कर दिया गया, लेकिन वो नाम मात्र की थी और मद्रास और बम्बई की जो काउंसिल थी वह स्वतंत्र व्यवहार करती और इसी तरह कंपनी को कई तरीके युद्धों में झोंक दिया गया और कंपनी को काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ। तो उनको पुनः सही ढंग से बनाने के लिए और उन कमियों को दूर करने के लिए पुनः ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और प्रशासनिक संबंधी दोष नज़र आ रहे थे। जो प्रशासनिक व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी और वर्तमान जो धरातल पे वो प्रणीत नहीं हो पाई, उसी वजह से प्रशासनिक समस्याओं को दूर करने के लिए ही इस एक्ट का निर्माण किया जाता है। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में जो व्यवस्था थी वो वास्तविक रूप से यहाँ लागू नहीं हो सकती थी। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमने कल पढ़ाई था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर दी जाती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में ये तय नहीं किया जाता है कि जो कानून जो न्याय होगा वो भारतीय कानूनों के तहत होगा या अंग्रेजी कानूनों के तहत। और इसी तरह ये समस्या आती है और कानून बनाने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को दे दिया जाता है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन फिर भी
उसको अधीन कर दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय की, उसकी स्वीकृति के बगैर ये कानून लागू नहीं होगा था। इन तरह दोनों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते रेगुलेटिंग एक्ट की जगह ये पिट्स इंडिया एक्ट का निर्माण किया जाता है। अब बात करते हैं 1781 और 82 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुनः वापस बुला लिया जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बन के आता है 1772 ईस्वी में और 1785 ईस्वी से तक रहता है। लेकिन क्या होता है, इसी दौरान क्या होता है, वारेन हेस्टिंग को जब वापस बुलाया जाता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर धारक, निवेशक और संचालक का जो बोर्ड गठित किया गया था, 24 व्यक्तियों का जो संचालक बोर्ड था, संचालक बोर्ड, इसमें 24 व्यक्ति थे और प्रतिवर्ष जो एक चौथाई बदल दिए जाते थे, ये हमने कल पढ़ाया था। और इनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है कि वारेन हेस्टिंग को आप गवर्नर जनरल नहीं हटा सकते और मजबूरन इनके द्वारा जो ब्रिटिश सरकार को जो वापस वारेन हेस्टिंग को भेजना पड़ता है। और इस तरह देखा जाता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ये महसूस किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमारा नियंत्रण नामात्र गया है, तो ये महसूस किया जाता है इस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुनः किसी एक्ट या प्रावधान का बनना बहुत ज़रूरी है और जिसको लागू किया जा सके और ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण किया जाए, प्रशासनिक सुविधाओं को सुधारा जा सके। इसी दौरान क्या होता है, उसमें एक डुंडास से जो अंग्रेज ब्रिटिश व्यक्ति द्वारा, डुंडास जो ब्रिटिश अधिकारी है उसके द्वारा एक बिल किया पास जाता है, भारत ये प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु किया जाए और भारत में किस तरीके से शासन किया जाए। ये डुंडास द्वारा भारत बिल बनाया जाता है और फॉक्स नाम के अंग्रेज द्वारा भी एक ईस्ट इंडिया बिल बनाया जाता है। लेकिन इन दोनों बिलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है कंपनी के जो निवेशकों और संचालकों के द्वारा, इसको अस्वीकृत कर दिया जाता है। तो वर्तमान तत्कालीन समय में उसमें प्रधानमंत्री थे जो अपने प्रधानमंत्री यंग पिट थे, उनके द्वारा परिस्थितियों को भांपते हुए डिसीजन लिया जाता है, फैसला लिया जाता है कि किसी तरीके से हमें दोबारा किसी विधेयक का निर्माण करना चाहिए जिससे हम कंपनी पर नियंत्रण कर सके और भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार कर सके। तो प्रधानमंत्री यंग पिट द्वारा क्या किया जाता है, 1784 ईस्वी में एक विधेयक बनाया जाता है और जो कि ये यंग पिट द्वारा बनाया जाता है तो ये इस विधेयक का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ता है और इसी नाम से ये प्रसिद्ध हो जाता है। और उसमें उनके द्वारा कई तरह के प्रावधान और नियम कानून बना दिए जाते हैं भारत में कंपनी के द्वारा शासन करने के लिए। और इनका अगर देखें उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य यही था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था की जाए, ये बातें निर्धारित तौर पर किया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस तरीके से शासन का संचालन भारत में किया जाएगा, किस तरीके से राजस्व एकत्रित किया जाएगा और कंपनी को किस तरीके से इस राजस्व का विभाजन है आपस में किया जाएगा और ब्रिटिश सरकार को क्या कुछ दिया जाएगा। उसी दौरान क्या कि इस पिट्स इंडिया एक्ट में किस तरह के प्रावधान किए जाते हैं उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले इस पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान एक कमिश्नर बोर्ड गठित कर दिया जाता है ब्रिटेन में। ये कमिश्नर बोर्ड कहाँ गठित किया जाता है, ब्रिटेन में ही गठित किया जाता है। वो कंपनी के संचालन संबंधित व्यवस्थाओं को देखेगा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में इन्हें बताएगा। अब इस कमिश्नर बोर्ड में क्या किया जाता है, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटेन का होगा और एक वित्त मंत्री होगा वो भी ब्रिटेन का और 4 अन्य लोगों को बना दिया जाता है, 6 सदस्य बना दिया जाता है और इनके वेतन की व्यवस्था की जाती है। वेतन जो इनको कहाँ से मिलेगा, जो भारत में जो राजस्व प्राप्त होता है उसी राजस्व से इनको वेतन मिलेगा। वेतन का भार भारतीय राजस्व पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर डाल दिया जाता है। वेतन भारतीय राजस्व से ही मिलेगा, इनको कहाँ से मिलेगा, भारतीय राजस्व से। तो ये बातें निर्धारित हो जाती है, इस एक्ट में ये प्रावधान किया जाता है। और अब ये कहते हैं कि पत्र व्यवहार, अगर किसी तरह का पत्र व्यवहार कंपनी के संचालकों और कंपनी के मध्य होता है तो उन्हें सबसे पहले इस कमिश्नर बोर्ड के पास इस पत्र को भेजना पड़ेगा और उसका अनुमोदन करेगा तो ही वो पत्र आगे मान्य होगा। और इसमें किसी तरह की अगर इसके द्वारा काट छाट कमिश्नर के द्वारा की जाती है या सुझाव दिया जाता है तो उसको इनको मानना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कंपनी अपने स्तर पर और संचालक अपने स्तर पर कुछ नहीं कर सकते बगैर ब्रिटिश सरकार की सहमति के बगैर। तो ये कंपनी पर एक तरीके से नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया जाता है।
अब क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसकी एक काउंसिल, हमने पिछली बार पढ़ा था, काउंसिल का निर्माण किया, उसमें 5 सदस्य व्यक्ति थे और उनमें आपस में टकराव की स्थिति होती है और गवर्नर जनरल खुद वारेन हेस्टिंग ने कहा कि मुझे इस पद पे अपमान महसूस हो रहा है, मुझे सही ढंग से कामकाज नहीं करने चाहिए। अब इस एक्ट के दौरान गवर्नर जनरल को अत्यधिक शक्तियां दी गई और उसकी काउंसिल के सदस्यों की संख्या घटा दी गई और उनको 4 कर दिया गया, जिसमें 3 अन्य व्यक्ति होंगे और 3 अन्य व्यक्तियों में भी जो ब्रिटिश सेना का मुख्य सेनापति भारत में होगा, एक सदस्य वो भी होगा जो ब्रिटिश सेना का सेनापति भारत में होगा। तो इस तरह 4 से अब गवर्नर जनरल के लिए आसान हो गया कि वह किसी भी एक व्यक्ति को अपने पक्ष में करके किसी तरह का फैसला कर सकता और निर्णायक मत रखा गया था वो गवर्नर जनरल का ही रखा गया। किसी तरह पर अगर विवाद होता है तो निर्णायक मत गवर्नर जनरल का ही रहेगा और गवर्नर जनरल को अत्यधिक शक्तियां इसके तहत दी जाती है। जिस तरीके से बंगाल की काउंसिल का निर्माण किया गया 4 सदस्य और उसी तरीके से मद्रास और बम्बई की काउंसिल का निर्माण कर दिया गया। बंगाल का जो सर्वेसर्वा होता है उसे गवर्नर जनरल कहा जाता और जो बाकी जो मद्रास का मुख्य सर्वेसर्वा अंग्रेज अधिकारी होता उसे सिर्फ जनरल ही कहा जाता था। तो उसमें क्या गया, मद्रास और बम्बई की जो काउंसिल थी, जो इन क्षेत्रों में जो कंपनी का अधिकार था उसके से उनको सभी को बंगाल की जो काउंसिल है उसके अधीन कर दिया जाता है और वहाँ पे भी काउंसिल का निर्माण कर दिया जाता है। वो भी 4 सदस्य काउंसिल का उसके बहुमत के आधार पर फैसले लेंगे और किसी तरह का विवाद होगा तो बंगाल काउंसिल का फैसला ही सर्वमान्य माना जाएगा। ये प्रावधान इसके द्वारा कर दिया जाता है। अब आगे के प्रावधान की बात करते हैं तो संचालकों, जो संचालक है मैंने बताया 24 सदस्य संचालक होते थे। इसमें जो पहले कोर्ट ऑफ बोर्ड का गठन किया गया था उसमें 24 सदस्य संचालक थे। ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रावधान किया गया था। उसी प्रावधान में अब उनमें से 3 सदस्यों की गुप्त समिति का निर्माण कर दिया। अगर किसी तरह के कई फैसलों का जो अगर सलाह मशूरा करना होगा, किसी फैसले निर्णय पे कोई जाना होगा तो ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालक समिति के गुप्त समिति के व्यक्तियों को ही उसके बारे में बताया जाएगा, बाकी संचालक समिति के सदस्यों को नहीं बताया जाएगा। इस तरह गुप्त समिति का भी गठन कर दिया गया इस एक्ट के तहत। अब बात करते हैं गवर्नर जनरल की नियुक्ति। भारत में जो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वेसर्वा होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, ये विवाद आता है। तो इस विवाद का समाधान के लिए नियुक्ति का अधिकार संचालक समिति को दे दिया जाता है। जो कंपनी के शेयर धारक हैं उन्हीं में से जो संचालक बनते हैं उन्हीं को अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन ये बात कही जाती है कि बगैर ब्रिटिश सरकार की अनुमति के और बगैर उनको सूचना कि आप किसी की नियुक्ति नहीं करोगे और हटाने का अधिकार, किसी गवर्नर जनरल को हटाने का अधिकार ताज को, क्राउन को, ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाता है। ये एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किया जा रहा है। अब बात करते हैं इसी दौरान सबसे अच्छी बात क्या होती है। सबसे अच्छी बात ये होती है इस एक्ट में ये बात स्पष्ट रूप से कह दी जाती है कि भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य का ही अंग माना जाएगा। यानी कि ब्रिटिश सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि भारत के प्रति पूर्ण जिम्मेदारी उनकी होगी और उनके जो प्रादेशिक क्षेत्र है उनको अंग्रेजी राज्य में माना जाएगा और उसकी जनता के लिए वही व्यवस्थाएं की जाएगी। तो अब ये मुख्य रूप से ये बातें हमने पढ़ी इस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान किए थे। हालांकि इस एक्ट में कुछ अच्छी बातें भी थी, कुछ कमियां भी इसमें रह गई थी। उसका अगर से आकलन किया जाए तो ये प्रारंभिक अवस्था थी भारत में एक संवैधानिक प्रक्रिया की और प्रशासनिक सुधार की। अगर उनमें तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात और काफ़ी सारी इसमें सुधार किया गया और रेगुलेटिंग एक्ट की जो कुछ कमियां थी उनको इसमें सुधारने का प्रयास किया गया। कहते हैं कि पिट्स, जो यंग पिट्स है उनके द्वारा कुछ ज़्यादा फेरबदल किए बगैर ही इसमें कंपनी पर अच्छा खासा नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इसका महत्व मूल रूप से देखा जाए तो ये कंपनी की जो स्वेच्छाचारी शासन नीति थी, मनमानी थी, उन पर नियंत्रण इनके द्वारा कर लिया जाता है। और अच्छी बात इसकी यही रहती है कि भारतीय प्रदेशों को सीधे अंग्रेजी राज्य का अंग मान लिया जाता है और इसमें कई तरह की समस्याएं और दोष रह जाते हैं, उनकी हम
मूल रूप से बात करें तो जो संचालक मंडल का गठन ब्रिटेन में कर दिया और बोर्ड का कमिश्नर और बोर्ड का गठन ब्रिटेन में कर दिया जाता है। इनके सदस्यों में आपस में टकराव की स्थिति रहती है और सही रूप से इनमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता है और उसके दौरान आगे के अनेक तरह के जो अध्यादेशों का प्रावधान किया जाता है। और इसी क्रम में हम आगे प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ते जाएंगे। तो हमने कल पीछे की क्लास में रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ा और आज हमने पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जाना और पिट्स इंडिया एक्ट में किस तरह की कमियां रह गई थी, कौन सी अच्छी बातें थी, इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया, इसको हमने जाना विस्तृत रूप से। और आप जो अपनी अध्ययन पुस्तक है उसमें से भी विस्तृत रूप से इसका अध्ययन कीजिए। और आज हमने पिट्स इंडिया एक्ट को पढ़ लिया क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है और 1773 से लेकर 84 तक इसके अनुसार ही शासन होता, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार शासन होता है। उसके पश्चात पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार शासन होता है और कई तरह के चार्टर और एक्ट कंपनी के द्वारा और ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए जाते हैं समय समय पर। तो बोलिए विद्यार्थियों, यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, आपको पूछना हो तो आप निसंकोच कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।